नमस्कार, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर आप देख रहे हैं ये खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। ऐसे समय में भारत इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इस समिट का उद्देश्य साफ है, एआई को सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी बनाना, ताकि इसके लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रवंत अलूरू, सीईओ एवाटार एआई। बहुत बहुत स्वागत है अलूरू जी। सबसे पहला सवाल यही कि एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत करने जा रहा है और ग्लोबल साउथ में पहली बार भारत इस तरीके से लीड कर रहा है। क्या मानते हैं आप, भारत का एआई सफर में ये किस तरीके का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आई थिंक पहली बार ग्लोबल साउथ की कंट्री होस्ट कर रही है एआई समिट, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है, क्योंकि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दी गई मार्गदर्शन है विकसित भारत 2047, उस नज़रिए से देखें तो हमें रियलाइजेशन ये होगा कि एआई अगले 10 साल में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करने वाला है। इनफैक्ट हमारे डिस्कशंस में हम कहते हैं $1 ट्रिलियन जीडीपी कंट्रीब्यूशन 2035 तक, एंड उस दायरे से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा भारत को कि वो एआई में लीडरशिप दिखाए। आज के युवा शक्ति जो भारत के पास है, टैलेंट डेंसिटी, उससे क्लियरली एआई ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बनाया जा सकता है, बट ग्लोबली बनाया जा सकता है। तो ग्लोबल साउथ में जिस तरीके से भारत एआई में लीड करने जा रहा है, आप क्या मानते हैं कि ग्लोबल साउथ में अभी एआई को लेकर क्या चुनौतियां हैं और भारत एज अ एआई मॉडल में कैसे लीडर बन सकता है ग्लोबल साउथ में? जी, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। कंप्यूट एक चुनौती है, डेटा एक चुनौती है, और फिर इंटेलिजेंस एक चुनौती है। आप अगर इंडिया एआई मिशन देखें तो उसमें मॉडल्स उस इंटेलिजेंस को टैकल कर रहा है। कंप्यूट, जो कि इतने सारे जीपीयूज हमने अपने सॉवरेन ओनरशिप के साथ एस्टैब्लिश की है, और फिर डेटा आज के तारीख पे हर बार इंक्रीज होता है, बट लास्ट आई सॉ अबाउट 7,000 डेटा सेट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, वैलिडेटेड, क्लीन। अब ये कुछ डेटा सेट्स हैं आम नागरिकों के लिए, किसान मान लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे डेटा सेट्स हैं, और कुछ हेल्थ और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हैं। अब उससे होता ये है कि इंडिया की जो टैलेंट डेंसिटी है आज की तारीख पे, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। अगर आप अटल इनोवेशन मिशन देखें तो 5,000 स्टार्टअप्स तो वही हैं। उनको एक काबिलियत मिलती है कि वो अंडर द प्लम्बिंग, जैसे डेटा, कंप्यूट और एआई के बजाय एक्चुअली सोचे कि इम्पैक्ट कैसे अनलॉक करना है। और मुझे लगता है कि इंडिया का अपॉर्चुनिटी, आपके क्वेश्चन पे वापस आके मुझे लगता है कि इंडिया का रियल अपॉर्चुनिटी ये है कि हम एआई को कैपेबिलिटी की तरह ना देख के एक सिविक कैपेबिलिटी की तरह देखें, जिसका मतलब है कि आम नागरिक की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, उनके प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर हो। अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो उनके काम क्षेत्र में कैसे प्रोडक्टिविटी अनलॉक किया जाए। और ये अगर हम नेशन की तरह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह करें, जो कि इंडिया एआई मिशन का संकल्प है, तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन में। और ये रेयर है, अगर आप बाकी किसी भी कंट्री में देखें तो ये इस तरीके से कोई किया नहीं है। और मुझे लगता है इंडिया ने यूपीआई में, आधार में ऑलरेडी अपना ये काबिलियत ग्लोबल स्तर पर दिखाया है, और मुझे लगता है एआई नेक्स्ट होगा। बिल्कुल, आपने यूपीआई की बात करी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि जिस तरीके से हमने भारत में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अब वक्त आ चला है कि हम इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा करें। साथ ही आप बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, तेजी से बढ़ रहा है भारत एआई स्टार्टअप्स में, लेकिन चुनौती यही है कि डेटा को कैसे सुरक्षित किया जाए। एज एवाटार एआई के सीईओ, जो स्टेट से सेंट्रल वर्कफ्लोज और सेंट्रल इंटेलिजेंस में काम करता है, आप क्या मानते हैं इन सभी अगर मुद्दों को लिया जाए तो भारत का अभी क्या रोल बनता है, क्या दायित्व बनता है कि वो एज अ लीडर और एज अ एआई मिशन को आगे बढ़ा सके? जी, आई थिंक रियल अपॉर्चुनिटी भारत के पास ये है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो कि लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और उस पॉपुलेशन में मैथ्स और साइंस के फाउंडेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमारे पास ऐसी टैलेंट भी है इन हाउस, इंटरनली,
जो कि एआई को न समझ सके बल्कि एक्चुअली उसको आगे ले जा पाए। जी। अब उस प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि भारत का रियल अपॉर्चुनिटी ये होगा कि हम एक्चुअली रियल यूजेबल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि किसी को अगर एआई के कोडिंग ना पता हो या डेटा का प्रॉब्लम ना पता हो, बट फिर भी अगर वो अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्य क्षेत्र में अगर वो एआई को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बना पाए कि आज मैं एक दिन में इतना काम कर पाता हूँ, अगर मैं कल एआई का फ़ायदा उठाते हुए 10 गुना कर पाऊँ, तो वो जीडीपी जो है मल्टीप्लायर बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरा, डेटा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। शुरुआत में परफेक्शन एआई में शायद होगा नहीं, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन हर यूसेज से, ये जो आप सेंट्रल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, एआई आज ह्यूमन से सीख सकता है और शुरुआत हो सकती है कि 80% एक्यूरेसी, जिसका मतलब है कि आज मैं अगर वन टाइम्स प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं 5 गुना कर पाऊंगा विद 80% एक्यूरेसी, या 5 में से 4 कार्य एआई कर लेगी और एक में मुझे करना पड़ेगा। अगर वैसा कोई शुरुआत करें जो कि परफेक्ट नहीं है जी, बट हर एक यूसेज के साथ डेटा एक्यूमुलेट होगा, और एज ए नेशन अगर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो तो डेटा अपना होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन होगा उस डेटा को दुनिया के एवरेज लेवल से आगे ले जाने का, और वो डेटा इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने के लिए रेडी होगा। एंड मुझे लगता है वैसे ही जीत होगी। आपने सही कहा, डेटा फर्स्ट, इंटेलिजेंस देयर आफ्टर, एंड लास्ट आई वुड से ट्रस्ट। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया भावना जी। एआई में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई गलतियां कर सकता है। एआई में फाउंडेशनल मॉडल्स कोई भी उठा लीजिए आप, एक्यूरेसी 90x% होगा, जिसका मतलब है कि 100 माइनस 90x% वो गलतियां कर सकता है जी। तो शुरुआत शायद ऐसे करनी पड़ेगी कि हमें मिशन क्रिटिकल कार्यों में ह्यूमन को रखना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली ओवर टाइम ह्यूमन शायद बड़ी चीज़ें करते रहें, और एआई जो ग्रंट वर्क है, जो रिपीटेटिव वर्क है, वो उनकी प्लेट से हटाता रहे। मुझे फ्यूचर वैसा बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें काम आदमी की, तो एक काम आदमी आजकल डरा हुआ है एआई से। डरा इसलिए हुआ है कि क्या एआई के आने से, एआई तो पहले से ही है, लेकिन एआई के और विस्तार से क्या नौकरियां कम हो जाएंगी? और साथ ही भारत सरकार हमेशा कह रही है कि एआई तकनीक जो है वो हमारा साथ देने के लिए, नौकरियां कम करने के लिए नहीं है। तो इज इट लाइक स्केलिंग अप और स्केलिंग अप? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आज के जॉब्स करंट डेफिनेशन में शायद चैलेंज होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन जेन्युइनिटी को एआई रिप्लेस कर देगा। वो मुझे लगता है कि अभी उस लेवल का आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस दिख तो नहीं रहा, मे बी 10 साल बाद। बट आज की तारीख पे रियल अपॉर्चुनिटी ये है कि हम एआई प्लस ह्यूमन को कैसे एक्टिवेट करें, जिसका मतलब है हर ह्यूमन को अपने पुराने दायरों से बाहर निकल के एक नए ओपन माइंडेड अपस्किलिंग जर्नी करनी पड़ेगी। जो कल हम स्कूल में सीखते थे उनमें से काफ़ी कुछ आज एआई कार्य क्षेत्र में कर लेगा, जिसका मतलब है कि एजुकेशन से लेके अपस्किलिंग तक हमें एक और बार रिविजिट करना पड़ेगा अगले 10 सालों में। हाँ, डर लगता है लोगों को क्योंकि वो ब्रेन को चैलेंज कर रहा है इस बार, बॉडी को नहीं, और ब्रेन हमारा पावर रहा है सिविलाइजेशनली। बट आई थिंक AI plus human will make a human brain superhuman, and मुझे वो फ्यूचर ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और AI इम्पैक्ट समिट जब आने वाला है तो बहुत सारे देश इसमें अपनी भागीदारी देने वाले हैं। कैसे सभी ये देश मिलकर, जिसमें भारत भी एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये विजन है, कैसे ये सारे देश मिलकर दुनिया के लिए एक बेहतर AI इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हैं? मुझे लगता है AI में भी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आएगा जहाँ पे आम नागरिक की तरह से देखें तो लेट्स थिंक ऑफ अ किसान। अगर किसान को लें, उनको कब बीज सो करना है जी, उस पे वेदर का एक इम्पैक्ट है, और हमारे पास इसरो सैटेलाइट्स हैं जो वेदर का डेटा लेके प्रेडिक्ट कर सकती हैं। अब एक ऐसा इंटेलिजेंस बनाए जिसे हम UAI कहते हैं, यूनाइटेड AI इंटरफेस। ये इंडिया AI मिशन का एक संकल्प है कि सारे मॉडल्स, डेटा, कंप्यूट, इन सबको जोड़ पाएं जी, और उसको आम नागरिक तक ले जाते वक्त ऐसे सिंप्लीफाई कर पाएं कि एक किसान अपने गुजराती में एक ऐप से बात कर रहा है कि ये रोप सो करना है मुझे, और कितना टाइम देना चाहिए, ये सही वेदर है क्या, और ये सीड सही है क्या, या कोई और प्लांट बेटर है। अब AI जाएगा, इसरो के सैटेलाइट्स से प्रेडिक्शन करेगा कि यहाँ का वेदर सिचुएशन क्या है,
मे बी ग्राउंड वाटर लेवल्स को देखेगा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डेटा सोर्सेज को अंडरस्टैंड करेगा और फिर एक जवाब देगा कि ये सही वक्त नहीं है, मे बी ये बीज नहीं, कोई और बीज आप अभी बो दीजिए, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, क्रॉप यील्ड मिलेगा। अब उस लेवल पे सिंप्लिफिकेशन चाहिए और उस लेवल पे इम्पैक्ट को टच कराना है कि वो एडवाइस तक सीमित न रहे, बट एडवाइस एक्चुअली बीज डालने का एक्शन में कन्वर्ट हो और उस एक्शन से क्रॉप यील्ड के इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट। सर, आज एआई का उपयोग हम सिर्फ चैटबॉट्स या ओपन एआई के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भारत सरकार ये मानती है कि आप गवर्नेंस में इससे इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सारी चीजों में एआई अब हर क्षेत्र में एंटर कर रहा है। कैसे इसे और एक्सपैंड करने की जरूरत है? जी, आई थिंक पहला गोल ये होगा, एक मिशन होगा कि सब कुछ ओपन हो, बाय इंडिया फॉर इंडिया, राइट। वो प्रिंसिपल इंडिया एआई समिट में दिखेगा आपको। सारे फाउंडेशनल मॉडल्स ओपन हैं, सारी एप्लीकेशन लेयर ओपन है, और इवन बिफोर दैट जैसे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं 5 स्टैक्स हैं एआई के, और उन हर एक स्टैक में इंडिया गवर्नमेंट ने वो एक संकल्प लिया है, एंड आई थिंक आज बहुत सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं उससे। सो आई एक्चुअली थिंक दैट इज द मीन्स टू डेमोक्रेटाइज, उसके बिना डेमोक्रेटाइज होगा नहीं। एंड दूसरा अप्रोच ये होगा कि यूज केस कैपिटल बनाना है भारत को, मतलब एआई एक मॉडल और एक एक्यूरेसी बेंचमार्क ना हो, बट एआई एक्चुअली हर दिन हर एक नागरिक की ज़िंदगी बदल रहा हो, और उसके लिए वैसा डेमोक्रेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशंस लाने पड़ेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लाने पड़ेंगे, और एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है भारत ग्लोबल स्तर पर एफिशिएंसी, जैसे इसरो ने स्पेस में किया, उसी तरीके से भारत एआई में एफिशिएंसी पे क्लेम कर सकता है, क्योंकि आज हमारे पास शायद बहुत सबसे ज़्यादा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं जी। पूरी इंडिया एआई मिशन में सारे मॉडल स्मॉल हैं, जिसका मतलब ये है कि किसान को पे नहीं करना पड़ेगा। आज आपने बोला चैटबॉट्स, लेकिन उस चैटबॉट्स के लिए ओपन एआई में $200 पर मंथ तक का एक सब्सक्रिप्शन होता है प्रो अकाउंट के लिए। अब वो एक आम नागरिक इंडिया में एफर्ड नहीं कर पाएगा, तो हमें उस एफिशिएंसी को इस स्तर पर लाना पड़ेगा कि एक आम किसान भी अपने कार्य में उसको यूज कर पाए। तो मेरा आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि अगले 5 से 10 सालों में आप भारत को एआई इकोसिस्टम में कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अब आप किसानों की बात भी कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात भी कर रहे हैं, तो दोनों किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट काम करें और एआई सिर्फ यूज करने के लिए ना रह जाए, हमारी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करे। जी भावना जी, बहुत सही कहा आपने। विकसित भारत 2047 हम सब का कॉमन शेयर्ड पर्पस है। यहाँ पे अगर उस तरफ पहुंचना है, तो जैसे आपने कहा, एक तो सिटीजन्स, नागरिक प्रोडक्टिविटी की बात आ जाती है, एक आता है एसएमईज और एंटरप्राइजेस की इंडिया में, उनको कैसे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएं और कैसे एआई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से उनको 10x प्रोडक्टिविटी पे ले जाएं। और तीसरा होगा गवर्नेंस। मुझे लगता है ये 3 डिफरेंट डिमेंशंस हैं, तीनों में एआई उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही इम्पोर्टेंस के साथ हमें डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। तो इस विशेष बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भावना जी, थैंक यू। आज की बातचीत से ये साफ है कि एआई सिर्फ तकनीकी प्रगति का विषय नहीं है, बल्कि भरोसे, जिम्मेदारी और समावेशन का सवाल भी है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत के लिए एक ऐसा मंच है जहां वह दुनिया को ये दिखा सकता है कि तकनीक कैसे मानव केंद्रित, सुरक्षित और विश्वसनीय हो सकती है। नमस्कार।